डिस्कवर विद सुल्तान के नाजरीन को मेरा बहुत सारा सलाम। मिचियो काकू ने रिसेंट स्टडीज अपनी पेश की हैं और उसमें वो डॉपल गैंगर का कंसेप्ट पेश करते हैं। इसको समझने के लिए यू जस्ट हैव टू डुप्लीकेट योर सेल्फ। आपको सिर्फ अपना एक जुड़वा कंसीडर करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ, ठीक है। इसी तरह मेरा एक डुप्लीकेट किसी और कायनात में, किसी और डायमेंशन में मौजूद है। अब हमने फ़र्ज़ करना है कि हम दोनों जो हैं वो वॉक कर रहे हैं किसी ख़ास टाइम में, किसी ख़ास सड़क पे, ठीक है। मैं अपनी डायमेंशन में, अपनी कायनात में जो है वो वॉक कर रहा हूँ और वो अपनी डायमेंशन में, अपनी कायनात में वॉक कर रहा है। मिचियो काकू का कहना है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि दोनों की टाइम लाइन एक दूसरे के साथ मैच करती है और किसी ख़ास मुकाम पे आके वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। और ये वो मुकाम होता है जहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे दोनों मेमोरी एक्सचेंज करते हैं। इट्स अ वेरी रीसेंट स्टडीज फ्रॉम मिचियो काकू। लेकिन क्या ये स्टडीज वाकई ही बहुत रीसेंट हैं? क्या कदीम इंसान जो है कुछ ऐसी सोच रखता था? तो इस सब को हम देखने के लिए सबसे पहले चलेंगे प्लेटो के पास। प्लेटो हु वाज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर। प्लेटो ने एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। जी, प्लेटो कहता है कि इस ज़मीन पे हम जो भी कर रहे हैं वो इमिटेशन है किसी रियल वर्ड की जहाँ से हम आए हैं। इसको मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि लेट्स सपोज यू जस्ट हैव टू कंसीडर कि अभी तक चेयर जो है वो किसी बढ़ई ने, किसी कारपेंटर ने नहीं बनाई। जो पहला कारपेंटर चेयर बनाएगा, लाज़मी बात है उस कारपेंटर के पास कोई ना कोई आइडिया आया, कोई ना कोई शक्ल आई, कोई ना कोई तस्वीर आई। अब प्लेटो के मुताबिक ये जो शक्ल है, ये जो तस्वीर है, वो ऑलरेडी किसी और डायमेंशन में देख चुका है जहां से वो कारपेंटर इस दुनिया में आया है। तो ये है अ थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो इससे मुराद है कि वो कारपेंटर जो यहाँ पे कुर्सी बना रहा है, वो कारपेंटर पहले कहीं कुर्सी बना चुका है या कुर्सी देख चुका है। हालांकि हमारी यूनिवर्स के लिहाज से ये कुर्सी फर्स्ट टाइम बन रही है, ये चेयर फर्स्ट टाइम बन रही है। इसको आपने जहन में रखना है। इसके फौरन बाद हमें एरिस्टोटल नजर आता है। एरिस्टोटल अपनी पॉलिटिक्स में ट्रेजिडी का जब चैप्टर हमारे साथ शेयर करता है तो वो कहता है ट्रेजिडी इज बेसिकली एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। कि हम स्टेज पे जो ट्रेजिडी परफॉर्म करते हैं, कोई ड्रामा परफॉर्म करते हैं, वो इमिटेशन होती है, वो नकल होती है किसी एक्शन की। जी, वो एक्शन ख्याल में भी रोनुमा हो सकता है और बाजू का तो वो रियलिटी में। तो अगर वो ख्याल में है तो ख्याल कहीं से यहाँ पर जो डॉपल गैंगर है उसके जहन में समाता है। अगर हम मजीद करीब आए तो 400 एडी, जी, एक एंशियंट फिलोसफर ने देजा वू का कंसेप्ट जो है वो प्रपोज किया था। देजा वू बेसिकली एक फ्रेंच फ्रेज है और इसका मतलब है ऑलरेडी सीन। और इस टर्म को आज मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी जो है वो ऑन करती है। इवन बहुत से साइंटिस्ट जो हैं इस पे काम कर रहे हैं। अब देजा वू है क्या? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप बाज़ार में चल रहे हैं और चलते-चलते किसी ख़ास शख्स पे आपकी नज़र पड़ी, उससे सलाम दुआ हुई। जब आपका उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ये ख़्याल आता है कि यार आई हैव ऑलरेडी सीन दैट पर्सन, कि यार मैं इस आदमी को तो पहले कहीं देख चुका हूँ। या आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वाक़या हुआ, जब आप उस वाक़ये से, उस इंसिडेंट से गुज़र रहे होते हैं तो आपके ज़हन में कोई ख़्याल आता है कि द सेम इंसिडेंट हैड ऑलरेडी बीन हैपेंड इन द पास्ट, कि गुजरे हुए वक्त में मेरे साथ ये वाकया हो चुका है। इस टर्म को कहते हैं देजा वू। देजा वू इज बेसिकली द स्ट्रीम्स ऑफ थॉट कोलाइडिंग, यानी सोचों का कोलाइड करना। अब एक सोच तो वो यहीं पे है जो आपकी ये मौजूदा यूनिवर्स के साथ है जिसमें आप मौजूद हैं, और एक दूसरी सोच कहीं से आ रही है। साइकोलॉजी कहती है ये सब कॉन्शियस से आ रही है, लेकिन हम इसको किसी दूसरे कायनात के साथ, किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ क्या अटैच कर सकते हैं? क्या दूसरी यूनिवर्स है? क्या तीसरी, चौथी और बहुत सी यूनिवर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं? अभी तक मैंने जितनी भी बातें की थी इनका ताल्लुक फ़िलॉसफ़ी के साथ था, इनका ताल्लुक
बातचीत के साथ था या हमारे गुमान या वहम के साथ था। लेकिन अब हम साइंस की मदद से जानने की कोशिश करेंगे, इज इट पॉसिबल टू हैव अनदर यूनिवर्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये कंसीडर करें कि आपकी ये जो यूनिवर्स है, जिस यूनिवर्स का आप हिस्सा है, ये इन्फिनिट नहीं है, ये लामहदूद नहीं है, ये कहीं पे जाके रुकती है। और मल्टीवर्स को साबित करने के लिए आपको बिग बैंग में की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। आपको पता है कि 13.8 बिलियन साल पहले एक सिंगुलैरिटी से, एक नुक्ते से, जो कि इंतहाई डेंस था, साइज उसका बहुत छोटा था, डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिट डेंसिटी थी, और एनर्जी बहुत ज्यादा थी। और आपको पता है उसमें कोलिजन होता है, उसमें एक ब्लास्ट होता है, एक धमाका होता है। और धमाके के बाद जी पहले ही सेकंड में, और सिर्फ पहले ही सेकंड में नहीं, पहले ही सेकंड के 10⁻36 पार्ट में जो वो कोलिजन है, उसके बाद जो मटेरियल है उसे आप मैटर के, एनर्जी के, उसने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और यही एक्सपेंशन जो है ये आगे जाके मल्टीवर्स को जन्म दे सकती है। कैसे? अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीवर्स को समझने के लिए यहाँ पे हम एक थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, और इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन बढ़ना। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बिग बैंग के बाद हमारी कायनात फैल रही थी एक ही डायरेक्शन में, एक ही होराइजन में, लेकिन ये फैलाव इंतहाई सुस्त था, बहुत सुस्त था। ठीक है। और जब इस अमल को तकरीबन 7.7 बिलियन साल गुजर गए, डार्क एनर्जी जो है उसकी प्रोडक्शन हो चुकी, तो ये इन्फ्लेशन इंतहाई तेज हो गई, बहुत इसमें जो है ना बहुत स्पीड आ गई, यहाँ तक कि हमारी इस कायनात ने जो एक्सपैंड होना है, जो इसमें इन्फ्लेशन है, वो एक दफ़ा फिर तकरीबन रुक गई है, तकरीबन सुस्त हो गई है। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से है। लेकिन इसका ताल्लुक दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ कैसे है? तो साइंसदान यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी कायनात ने फैलना कम कर दिया या उसका फैलाव रुक गया, लेकिन ये एक डायमेंशन में था। जैसे कि आप अगर थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन को देखें तो उसमें जितनी भी इन्फ्लेशन हो रही है, जो आपको नजर आ रही है, जो आप जिसको कैलकुलेट कर सकें, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकें, जी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को भी जहन में रखना है। तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें आप सिर्फ एक होराइजन को जो है वो कैलकुलेट कर सकें, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी तो जो फैलाव था, उस फैलाव को भी अगर हम कंसीडर करें तो लाजमी बात नहीं है कि वहां पर इन्फ्लेशन रुकी हो, तो वहां पे फिर इन्फ्लेशन जारी थी। वहां क्या है? इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूस, वो जारी रहती है। अब क्योंकि दूसरी डायमेंशंस में इन्फ्लेशन जारी है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि उस इन्फ्लेशन के दौरान पिंच ऑफ हो गई कोई कायनात। जी, वो जिस आप किसी बड़े बाउल में से नमक या कोई चीज़ निकालनी हो थोड़ी सी, तो आप उसे चुटकी बंद करते हैं ना, तो वो जो फैल रही थी उसमें से कोई कायनात का कुछ हिस्सा जो है वो पिंच ऑफ होके अलहदा बबल की सूरत में साइड पे हो गया। तो यूं एक बबल क्रिएट हो गया। इसको मैं आपको समझाता हूं। आप दूध की मिसाल ले लें। लेट्स सपोज आप दूध बॉयल कर रहे हैं। जब आप दूध बॉयल करते हैं तो उसमें जो बबल्स हैं वो आपको बनते हुए नजर आएंगे। बबल जब ऊपर आते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं, सतह से, सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, पीछे वो एक स्पेस छोड़ जाते हैं जिसे वॉइड कहते हैं। और ऐसे बहुत से वॉइड्स जो हैं साइंसदान डिस्कवर कर चुके हैं अपनी इस कायनात के इर्द गिर्द। तो जो हमारी इस कायनात के इर्द गिर्द जो वॉइड्स हमें नजर आ रहे हैं, जो गैप्स नजर आ रहे हैं, गैप लाजमी बात है, जब आप कहीं से कुछ पिंच ऑफ करेंगे, इस चीज को कंसीडर करें, पिंच ऑफ करेंगे तो वहां पे गैप रह जाएगा। वहां पे क्या रह जाएगा? गैप रह जाएगा। और ये जो वॉइड हमने ऑब्जर्व किए हैं टेलीस्कोप्स की मदद से अपनी यूनिवर्स के इर्द गिर्द, ये बताते हैं कि यहां से मटेरियल किसी और बबल में गया और उस बबल की अपनी इन्फ्लेशन स्टार्ट होगी और वो एक अलहदा कायनात बन गई। तो क्या वाकई ही एक से ज्यादा कायनातें एग्जिस्ट कर सकती हैं?
क्या वाकई ही मेरा डॉपलगैंगर जो है वो मौजूद है? क्या वाकई ही कहीं पैरेलल यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है? तो इसको समझने के लिए हम मज़ीद माइन्यूट लेवल पे चलेंगे और इसके लिए हम इन्फ्लेशन थ्योरी के बाद स्ट्रिंग थ्योरी की मदद हासिल करेंगे। जी, स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, इन सब का बिहेवियर हर तरह की इन्वायरमेंट में एक जैसा होता है और इनकी जो मूवमेंट है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। इसको आप यूं ही समझे जैसे गिटारिस्ट है वो स्ट्रिंग से मुख्तलिफ तरह की नोट्स पैदा करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क्स की जो नोट्स हैं, इनको समझने के लिए आपको अपनी 4 डायमेंशंस के अलावा दूसरी डायमेंशंस की भी ज़रूरत होती है। जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, प्रोटॉन, इन को कैच करने के लिए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए जो साइंटिस्ट्स ने डायमेंशंस पेश किए हैं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 26 डायमेंशंस हैव बीन कैलकुलेटेड बाय दिस साइंटिस्ट। 26 डायमेंशंस कैलकुलेट की जा चुकी हैं। इन 26 डायमेंशंस में 26 डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। अब क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हवा में ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हिस्सा है। इस यूनिवर्स में रहते हुए भी अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हिस्सा है। इस चीज को कंसीडर करें। यही वजह है कि हम अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, इनकी मूवमेंट को, इनके क्लाउड को कैच नहीं कर सकते। जैसे कि मैं भी तो इलेक्ट्रॉन का बना हुआ हूँ, मैं भी प्रोटॉन का बना हुआ हूँ, लेकिन मैं खुद में इन चीज़ों को कैच नहीं कर सकता। आप मेरे सामने हैं, मैं आप में इन चीज़ों को कैच नहीं कर सकता। अगर हम इन चीज़ों को कैच नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज यूनिवर्स का होना कोई अचंभे की बात नहीं है। फिलहाल वो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नहीं आते। और अभी जो हमारी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है वो शायद इस कदर एडवांस नहीं हुई कि इस अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को वो कैच कर सके। नो डाउट साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं एविडेंस तलाश करने की, ब्लैक होल्स की मदद से, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की मदद से एक्सरसाइज यूनिवर्सेस का। अब वो कैसे, ऐसा क्यों मुमकिन है? साइंसदान क्या एविडेंस तलाश करें? लेट्स सपोज जो मैंने आपको बताया था पिंच ऑफ, तो ये जो पिंच ऑफ है, यानी ये एक चीज़ है, एक चीज़ से जब दो चीज़ें बनती हैं या दो चीज़ें मिलकर एक बनाती हैं, तो इस दौरान कुछ टूट फूट होती है, कोई पार्टिकल्स इधर उधर रह जाते हैं। यानी जब आप पिंच ऑफ करेंगे कुछ है तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इधर उधर गिरेंगे। तो साइंटिस्ट कुछ ऐसे होल्स तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें ये बाकियात मौजूद हों, या जब कोई नई चीज़ बनती है या टूटती है तो उस दौरान एनर्जी चेंज आता है। तो साइंटिस्ट इस एनर्जी को कैप्चर करना चाह रहे हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की मदद से, लेकिन फिलहाल ताहाल ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि मैं यहाँ पे भी मौजूद हूँ और मैं वहाँ पे भी मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरा जो वक्त है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ पे मेरा वक्त जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और वहाँ पे मैं वापस अपने बचपन की तरफ चला जाऊंगा। सो दीज आर स्पेकुलेशंस, लेट्स होप एंड वेट फॉर मोर एविडेंसेस रिगार्डिंग मल्टीवर्सेस। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मल्टीवर्स के 4 लेवल्स होते हैं। श्योरली इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दोज 4 लेवल्स ऑफ मल्टीवर्स और वहाँ के जो फिजिकल लॉज हैं, वहाँ की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। उसमें हम पैरेलल यूनिवर्स और जो मल्टीवर्स के लेवल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जाने से पहले शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।